हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 1, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दो दृष्टिकोण, मानक और अनुभवजन्य। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में जाना। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व के बारे में और राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण के बारे में। चलिए जानते हैं मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व के बारे में। इसमें हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान और क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। सबसे पहले हम जानते हैं मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व में क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। इस पर कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे। कई प्रेक्षकों ने राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु लेखा लिखी और कुछ ने इसकी गिरावट की बात की, यानी कुछ व्यक्तियों ने इसके गिरने के और गिराने के लिए इस पर कई सारी बातें की और कुछ ने इसकी मौत की घोषणा की। किसी ने कहा राजनीतिक सिद्धांत आज मुसीबत से घिरा हुआ है। यह विचार इसलिए आया क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य परीक्षण के नियंत्रण से पूरे मूल्य निर्णय के साथ मिली जुली थी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एक मिला जुला सिद्धांत है और इसमें ऐसी परंपराएं भी शामिल हैं जिससे आज राजनीतिक सिद्धांत मुसीबत के घेरे में है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि यह मृत हो चुका है। इस पर ईस्टन ने अपना तर्क दिया। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार के ऐतिहासिक रूप से संबंधित है, इसलिए यह अपनी रचनात्मक भूमिका को खो चुका है। उन्होंने विलियम डॉनिंग, चार्ल्स एच मैक्लेवन और जॉर्ज एम सेबाइन को राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद को लाने के लिए दोषी ठहराया। इस तरह के राजनीतिक सिद्धांत ने छात्रों को मूल्यपरक सिद्धांत के गंभीर अध्ययन से वंचित कर दिया और राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास और दर्शन के तत्वों को अस्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईस्टन ने आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट और विशेष रूप से उसकी ऐतिहासिकता में गिरावट के कारणों की जांच की और इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट के 4 कारण भी दिए। पहला, ऐतिहासिकतावाद
दूसरा नैतिक सापेक्षतावाद, तीसरा अति तथ्यात्मकतावाद और चौथा सकारात्मकतावाद। आगे देखते हैं मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। तो 1960 और 70 के दशक के बाद अनेक विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान पर बल दिया, जिससे स्पष्ट है कि उसमें पुनरुत्थान हुआ और अनेक प्रकार के समकालीन सिद्धांतों का पुनर्सृजन भी हुआ। डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल, अमंड पावेल का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण, कार्ल डायच का संचार मॉडल, साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत इसके पुनरुत्थान में अधिक महत्वपूर्ण रहे। इस क्रम में अन्य विचारक माइकल ओकशाट, लियो स्ट्रॉस, एरिक व्योगलिन, आइजिया बर्लिन, हन्ना अरेट, जॉन रोल्स, नाजिक तथा वाल्जर प्रमुख हैं, जिन्होंने राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए अनेक मॉडल और अपने विचार दिए। इनके अलावा रोल्स, मार्कुजे, मेकरसन और यर्गेन हेबरमॉस ने भी सिद्धांतों का निर्माण करके इसका राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। आगे देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। तो राजनीतिक सिद्धांत के कुल 4 दृष्टिकोण हैं। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण, तीसरा समकालीन दृष्टिकोण और चौथा अनुभवजन्य दृष्टिकोण। सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण के बारे में। तो अतीत में सिद्धांतवादियों ने कुछ हद तक सिद्धांत में अवधारणा की शुद्धता बनाए रखी, निर्माण और शायद ही कभी उनके द्वारा चुने गए ढांचों को आगे बढ़ाया। राजनीतिक सिद्धांत में 3 अलग अलग धारणाएं उभरी, जिनके आधार पर अतीत और वर्तमान दोनों को अवधारणाबद्ध जांच और मूल्यांकन किया जा सकता है। वह है ऐतिहासिक, सामान्य और अनुभवजन्य। अब हम जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। तो कई सिद्धांतकारों ने इतिहास से अंतर्दृष्टि और संसाधनों के आधार पर सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया है। सेबाइन ऐतिहासिक अवधारणा के मुख्य प्रतिपादकों में से एक है। उनकी राय में एक प्रश्न, जैसे ही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसका वर्णन वर्णनात्मक रूप से किया जा सकता है। इस तरह सिद्धांत ने ऐतिहासिक घटनाओं और विशिष्ट परिस्थितियों का जवाब दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत स्थिति पर निर्भर हो जाता है, जिसमें प्रत्येक ऐतिहासिक स्थिति एक समस्या निर्धारित करती है, जो बदले में सिद्धांत द्वारा तैयार किए गए समाधानों का ख्याल रखती है। राजनीतिक सिद्धांत की यह अवधारणा परंपरा की तुलना में अलग है। कोबान भी मानते हैं कि परंपरागत विधि, जिसमें इतिहास का बोध पूरी तरह से दिया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत की समस्याओं पर विचार करने का सही तरीका है। सच यह है कि अतीत सिद्धांत निर्माण के हमारे प्रयास में
एक मूल्यवान गाइड के रूप में काम करता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी मौलिकता के बारे में भी बहुत अधिक सुनिश्चित ना हो। यह इस तरफ भी इशारा करता है कि अब यह संभव हो गया है कि अन्य तरीकों पर भी प्रकाश डाला जाए जो कि केवल फैशनेबल और प्रभावशाली नहीं होगा। यह ऐतिहासिक ज्ञान हमें पिछली पीढ़ियों की असफलताओं के बारे में भी संवेदनशील बनाता है और वर्तमान के सामूहिक ज्ञान के साथ संबंध रखता है और हमारे अंदर कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण। मानव या निर्देशात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत में मानक धारणा विभिन्न नामों से जानी जाती है। कुछ लोग इसे दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं जबकि अन्य इसे नैतिक सिद्धांत के रूप में संदर्भित करते हैं। यानी कि मानक निर्देशात्मक दृष्टिकोण को मानक धारणा, दार्शनिक सिद्धांत और नैतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मानव अवधारणा इस धारणा पर आधारित है कि सिद्धांत और उद्देश्य, तर्क, अंतर्दृष्टि और अनुभवों की सहायता से तर्क, उद्देश्य और अंत के संदर्भ में दुनिया और इसकी घटनाओं का अर्थ लिया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मूल्यों के बारे में दार्शनिक अटकलों की एक परियोजना है। सामान्य राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की ओर ज़्यादा निर्भर करता है क्योंकि इसमें इसके अच्छे जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है और इसे पूर्ण मानदंड बनाने के अपने प्रयास में ढांचे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। असल में अपने औपचारिक हथियारों को राजनीतिक दर्शन से लिया जाता है और इसीलिए वह हमेशा अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और घटनाओं के साथ साथ उनके सिद्धांतों में सुसंगतता की तलाश करते हैं जो दार्शनिक दृष्टिकोण के विशिष्ट उदाहरण हैं। लियो स्ट्रॉस ने दृढ़ता से सिद्धांत के लिए मामले की वकालत की है और यह तर्क दिया है कि प्रकृति द्वारा राजनीतिक चीज़ें अनुमोदन या अस्वीकृति के अधीन है और अच्छे या बुरे और न्याय या अन्याय को छोड़कर किसी भी अन्य शर्तों में उनका न्याय करना मुश्किल है। लेकिन मानदंडवादियों के साथ समस्या यह है कि वह मूल्यों का मूल्यांकन करते समय वह उन्हें सार्वभौमिक और के रूप में चित्रित करते हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि भलाई के लिए पूर्ण मानक बनाने की उनकी इच्छा बिना संकट के नहीं है और वह नैतिक मूल्य समय और स्थान के सापेक्ष एक भारी व्यक्तिपरक सामग्री के साथ जो पूर्ण मानक के किसी भी निर्माण की संभावना को रोकता है। अब आगे देखते हैं अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रतिपादकों ने मानकवाद की निम्नलिखित बात के लिए आलोचना की है। पहला है मूल्यों की सापेक्षता, दूसरा नैतिकता और मानदंडों का सांस्कृतिक आधार, तीसरा प्रतिष्ठानों में वैचारिक विषय सूची और चौथा परियोजना का सार और यूटोपियन प्रकृति। आगे देखते हैं अनुभवजन्य दृष्टिकोण।
20वीं शताब्दी में जिस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रभुत्व किया वह आदर्शता नहीं है, लेकिन एक और अवधारणा जिसे अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों को ज्ञान की स्थिति प्रदान करने से इनकार करता है जो मूल्य निर्णय में शामिल होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में यह अनुभवजन्य परियोजना ज्ञान के अनुभववादी सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका दावा है कि सत्य और झूठ का गठन करने के लिए पूर्ण विकसित मानदंड है। इन मानदंड का सार प्रयोग और सत्यापन सिद्धांत में दर्ज है। जब राजनीतिक सिद्धांत इस प्रभाव में पड़ रहा था तो एक तथाकथित क्रांति शुरू हुई और व्यवहारिक क्रांति के रूप में लोकप्रिय हो गई। यह क्रांति 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के भीतर एक प्रभावशाली स्थिति तक पहुंच गई और नई सुविधाओं की वकालत करके अध्ययन और अनुसंधान के पूरे क्षेत्र को अपनी परिधि में ले लिया। इसमें शामिल थे विश्लेषण में मात्रात्मक तकनीक को प्रोत्साहित करना, मानक ढांचे के उन्मूलन और अनुभवजन्य अनुसंधान के प्रचार जो सांख्यिकीय परीक्षणों के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। तीसरा, विचारों के इतिहास की स्वीकृति और अस्वीकृति। चौथा, सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना, यानी यह अनुभवजन्य उपचार के लिए अधिक सक्षम था। पांचवा, विशेषज्ञता का गौरवगान। छठा, व्यक्ति के व्यवहार से डाटा प्राप्त करना। और सातवां, मूल्य मुक्त शोध के लिए आग्रह करना। अब जानते हैं समकालीन दृष्टिकोण के बारे में। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ने 1980 और 90 के दशक में बौद्धिक दृश्य पर अपनी उपस्थिति बनाई। ज़्यादातर सिद्धांत में स्थापित परंपराओं के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में और ज्ञान विज्ञान जैसे प्रबोधन की श्रेणियां डाली, जिस पर कि राजनीतिक सिद्धांत ने सभी परंपराओं को एक गंभीर और खोज आलोचना से बांधे हुआ था। इन्होंने कई पहलुओं को लाया जिन्हें बारीकी से जांच के तहत राजनीतिक सिद्धांत द्वारा सत्य की नींव के रूप में अपना लिया गया। नए सामाजिक और राजनीतिक संसार को समझने और विचार करने के लिए नए सिद्धांतों को निर्धारित किया गया, जिनमें से कुछ ने उत्तर आधुनिक स्थिति को बनाए रखा। यह विश्लेषण के एक व्यापक ढांचे की तरह आज दिखाई देने वाले विभिन्न सैद्धांतिक रुझानों की दमन करने के लिए व्यक्तिपरक होगा। व्यापक जोर जो कई समकालीन सिद्धांतकारों और सिद्धांतों को एक साथ लाता है, दोनों को एक साथ निम्नलिखित के तहत रख सकते हैं। दूसरा, बड़े विवरणों की आलोचना। तीसरा, उत्तर सकारात्मकतावाद। और तीसरा, अनुभवजन्य और तुलनात्मक। अब एक एक कर इन सभी को जानते हैं। सबसे पहले सार्वभौमिकता के लिए विपक्ष। तो समकालीन समय में राजनीतिक सिद्धांतीकरण अतीत के राजनीतिक सिद्धांत के सार्वभौमिक दावों के
अधीन हो चुका है। इस परंपरा के बावजूद भी कि वह महत्वपूर्ण सूक्ष्म परीक्षण से संबंधित है, उन्होंने सामाजिक और अस्थायी संदर्भ के बिना उदार सार्वभौमिकता प्रकट की और उनकी राय में पश्चिमी समाज के अनुभव पर आधारित गुप्त विशिष्टता ने सार्वभौमिक मूल्यों और मानदंडों के रूप में स्वांग रचा है। वे तर्क देते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए अपील मानकीकरण के समान है, इसलिए न्याय का उल्लंघन जो किसी विशेष समुदाय या जीवन के रूप में निहित हो सकता है और जो अपने मूल्य और मानक सिद्धांत को सम्मिलित कर सकता है। हाल के दिनों में सांप्रदायिक सिद्धांत और बहुल संस्कृतिवाद सिद्धांत ने इसे काफी बल दिया और इस तथाकथित सार्वभौमिक सिद्धांत को विशिष्टतावादी का केंद्र कहा गया, जिसने हमेशा मानव जाति के एकमात्र दृष्टिकोण के रूप में अच्छाई का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब देखते हैं बड़े विवरणों की आलोचना। उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों किस्मों के बड़े विवरण इस आधार पर आलोचना के घेरे में उभर कर आ गए कि उदारवाद और मार्क्सवाद द्वारा की गई अतिव्यापी या आनुवांशिक नींव नहीं है, क्योंकि समकालीन से को मूल सिद्धांत विरोधी घोषित किया गया है, जैसे राज्य संप्रभुता और शक्ति। उनके साथ निष्पक्षता होने पर वे सभी मूलभूत बातें अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि केवल आनुवांशिक बातें अस्वीकार करते हैं। बाद में आधुनिकतावादी बड़े विवरणों पर हमला करने में सबसे आगे हैं और तर्क देते हैं कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित वास्तविकता या एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक वस्तु नहीं है जो इस तरह के बड़े विवरणों और उनके प्रारूपों का समर्थन कर सकता है। आगे देखते हैं उत्तर सकारात्मकतावाद। यह राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित सामाजिक विज्ञान में मूल्य तटस्थता के साथ पहले ही प्रतिबद्धता का सबूत है। समकालीन सिद्धांत मूल्य विहीन संस्थाओं को बेकार कहते हैं और मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक स्वाभाविक रूप से प्रमाणित और राजनीतिक रूप से लगी हुई परियोजनाएं हैं, जो कि भविष्य के लिए तैयारियों और एक दूरदृष्टि प्रदान करने वाला माना जाता है। आगे देखते हैं अनुभवजन्य और तुलनात्मक। समसामयिक सिद्धांतवादियों के बीच उत्तर सकारात्मक जोर उन्हें किसी सामान्यकरण के प्रयास से पहले अनुभवजन्य और तुलनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता की वकालत करने से नहीं रोकता। बहुल संस्कृतिवाद एक ऐसा उदाहरण है जो कि विषय वस्तु के प्रति संवेदनशील है। वास्तव में इस तरह के अनुभवजन्य तुलनात्मक कार्यप्रणाली संस्कृतियों और महाद्वीपों में व्यापक सामान्यीकरण पर एक जांच की तरह होगी। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत से आने वाली नई अंतर्दृष्टि के बावजूद वे कई कमजोरियों से पीड़ित हैं। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के विपरीत अभी तक तुलनात्मक अनुभाविक जांच नहीं हुई है
और सिद्धांतकारों के बीच अन्य सिद्धांतकारों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। आदर्शवादी उद्यम तभी उपयोगी हो सकता है जब वह वास्तविकता से बंधा हो। इसलिए समाज और राजनीति की वास्तविक चुनौती अनुभवजन्य वास्तविकता के आधार पर मानक सिद्धांत में निहित है। यह एकमात्र तरीका है जिसमें केवल सामान्यीकरण के साथ एक वैध राजनीतिक सिद्धांत उभर सकता है, जो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण और उसकी सापेक्षता और प्रसार की कमजोरियों को भी दूर करेगा, जो हमेशा राजनीतिक परियोजनाओं के लिए जन्मजात नहीं होते। इससे लाभ भी हो सकता है। शेल्डन वोलिन इसे महाकाव्य सिद्धांत कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना बीपीएससी 101 की यूनिट 1 के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।